नमस्कार दोस्तों। अमेरिका नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने से पहले की अमेरिकी सरकार यानी जो बाइडेन सरकार के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस एड के द्वारा बाइडेन सरकार ने भारतीय चुनावों के ऊपर $21 मिलियन खर्च किए और उनका मकसद ये था कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार जाएं। ये यूएस एड आखिर है क्या? डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर जो बाइडेन के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं और यूएस एड से भारत में किसको पैसे मिले? क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि ये पैसे कांग्रेस और भारतीय अपोजिशन पार्टीज को मिले नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए? इन सारी बातों के ऊपर चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कहा क्या। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएस एड अमेरिकन सरकार की एक एजेंसी है जो दुनिया भर की सरकारों की और उन देशों की गैर सरकारी संस्थाओं की आर्थिक रूप से मदद करती है। 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस एजेंसी की स्थापना की थी। पूरी दुनिया में इसके 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। सालाना इसका बजट है $40 अरब से भी ज्यादा। चिकित्सा, शिक्षा, टीकाकरण आदि कई क्षेत्रों में यूएस एड ने भारत सरकार की भी काफी मदद करी है। यूएस एड की मदद से भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं, 14 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। यूएस एड की ही मदद से आईआईटी खड़गपुर बना है। अब यहाँ तक की कहानी आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी। लग रहा होगा कि यार ये यूएस एड तो कितनी अच्छी संस्था है, भारत की कितनी मदद कर रही है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और आता है सिक्के का दूसरा पहलू। अगर आप यूएस एड के फंडिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएस एड के द्वारा भारत सरकार को तो ना के बराबर पैसे मिल रहे हैं। यूएस एड भारत में एनजीओज को और गैर सरकारी संस्थाओं को अपना सारा फंड दे रही है, खासकर तब जब केंद्र में एनडीए की सरकार ना होकर यूपीए की सरकार हो। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से एनजीओज हैं, कौन से गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यूएस एड से फंडिंग मिल रही है और क्यों मिल रही है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि ऐसे एनजीओज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारतीय सरकार को गिराना चाहते हैं, यूएस एड से उनको फंडिंग मिल रही है, खासकर तब जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि ये जो एनजीओज हैं, जो संस्थाएं हैं जो यूएस एड से फंडिंग ले रही हैं, इनके तार डायरेक्ट राहुल गांधी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस के ऊपर ये सारे संगीन आरोप लगाए हैं। पहले आप निशिकांत दुबे के ये आरोप सुनिए, फिर हम इन आरोपों की पड़ताल करते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला यह है कि यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएस एड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएस एड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध है? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएस एड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, यूएस एड उसको पैसा देता है कि नहीं देता है? इसके बाद तालिबान को यूएस एड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएस एड ने पैसा दिया कि नहीं दिया?
सामंथा पावर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? हेल्पिंग हैंड, इन फलाह इंसानियत और अहल खिदमत, जिसने कि इस भारत में आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधि बढ़ाई, उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंध में वक्फ के एक्ट को जो ज़कात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसके जांच। अब ये सारे आरोप केवल निशिकांत दुबे और भाजपा नहीं लगा रही है। एक फॉर्मर यूएस ऑफिशियल है माइक बेंच, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मेरे पास पक्के सबूत हैं कि यूएसएड के द्वारा भारत और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है। अगर आप यूएसएड के द्वारा भारत में आने वाली फंडिंग पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जब भी भारत में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होने वाला होता है उस समय यूएसएड के द्वारा भारत में फंडिंग बढ़ जाती है। जैसे साल 2001 में यूएसएड के द्वारा भारत को मिले $121 मिलियन और 2002 में मिले $158 मिलियन। 2004 में भारत में लोकसभा के चुनाव थे। इसी तरीके से 2020 में यूएसएड के द्वारा भारत को मिले $83 मिलियन और 2022 में मिले $228 मिलियन। 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव थे। यहां पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे, 2020 के बाद से, यानी जब अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने उसके बाद से यूएसएड के द्वारा भारत में पैसे बहुत ज्यादा आने लग गए और ये पैसे सरकार को तो ना के बराबर मिल रहे हैं और एनजीओज और दूसरी गैर सरकारी संस्थाओं को भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। जबकि ये पैसे विकास के लिए होते हैं, डेवलपमेंट के लिए होते हैं, तो होना ये चाहिए कि ये किसी देश की सरकार को मिले ताकि सरकार अपने देश का डेवलपमेंट कर सके, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। यूएसएड के द्वारा किसी देश के एनजीओज को और गैर सरकारी संस्थाओं को पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि ये एनजीओज, ये गैर सरकारी संस्थाएं उस देश की सरकार को डीस्टैब्लिश कर सके। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप इन फंडिंग पैटर्न को और ज्यादा एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि यूएसएड से किन सेक्टर्स के पास पैसा जा रहा है, तो एक सेक्टर है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस। अगर आप फंडिंग पैटर्न को देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में भारत में इस सेक्टर को यूएसएड के द्वारा सबसे ज्यादा फंड मिला है। अचानक इस सेक्टर की फंडिंग में स्पाइक आई और इस सेक्टर में जो एनजीओज काम करते हैं उनका डायरेक्ट मकसद ये रहता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नेंस है, उनमें इंटरफेयर किया जाए। अगर आप पिछले 20 सालों में यूएसएड से सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले टॉप 25 एनजीओज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से अधिकतर ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे भारत में थोड़ा बहुत डिस्टैब्लिशमेंट हुआ है, अशांति फैली है। जैसे इन एनजीओज में से, इन ऑर्गेनाइजेशंस में से वो ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसने पेगासुस रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसकी वजह से भारतीय संसद बाधित हुई थी। यहाँ पर बहुत दिनों तक कुछ काम हो ही नहीं पाया था। इन ऑर्गेनाइजेशंस में से वो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में जातीय जनगणना की मांग करता है। इनमें से कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो भारत में किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हैं और भी बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो भारत में किसी न किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये तो एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये यूएसएड से फंड लेकर भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो निशिकांत दुबे और बीजेपी इन सब के बीच में कांग्रेस के ऊपर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो उसकी कुछ वजहें हैं। सबसे पहली वजह, ये जो एनजीओज हैं, ये जो अपनी मांगे रखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन मांगों को एम्प्लीफाई करती है इन एनजीओज की आवाज बनकर। जैसे आपको याद होगा कि जब पेगासुस रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने संसद में खूब हंगामा किया था। अब वो चाहे जातीय जनगणना हो, किसान आंदोलन हो, सीएए का प्रोटेस्ट हो, एनआरसी का प्रोटेस्ट हो, इन सभी प्रोटेस्ट में कांग्रेस इन एनजीओज के साथ खड़ी नजर आती है। इसीलिए शक पैदा होता है कि कहीं यूएसएड से कांग्रेस को भी फंडिंग तो नहीं मिल रही है, या कहीं ये एनजीओज
कांग्रेस को तो फंड नहीं दे रहे हैं इन एनजीओज और कांग्रेस की आखिर मिली भगत क्या है? आपकी स्क्रीन पर इस समय एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएसएड और जॉर्ज सोरोस के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन और कई उन लोगों को फंड्स मिल रहे हैं जिनके तार डायरेक्टली कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस फंडिंग पैटर्न को और ज्यादा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जितने बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव चले हैं उनकी फंडिंग के पीछे कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस और यूएसएड का ही हाथ है। चाहे वो जितनी आबादी उतना हक का नैरेटिव हो या जातिगत जनगणना का नैरेटिव हो। और बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इन नैरेटिव्स को आगे बढ़ाया है उनके तार भी कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस से जुड़े नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इसके बारे में पता नहीं है। मई 2024 को टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली थी। जो भी है मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अप्रैल 2024 में एक चुनावी जनसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न ये भी उठा रहे हैं कि ये सारे मामले, ये सारे फंडिंग के मामले पहले क्यों नहीं उठे? तो ये मामले पहले भी उठे हैं। भारत सरकार ने इन मामलों पर कार्यवाही भी की है, लेकिन इन मामलों ने इस समय तेजी इसलिए पकड़ी है क्योंकि जब अमेरिका में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, और बिजनेसमैन एलॉन मस्क को इसका हेड बनाया। इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के जो अननेसेसरी खर्चे हैं उन खर्चों में कटौती करना। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी है, जिसको शॉर्टकट में लोग डॉज कहते हैं, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में डॉज ने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने $21 मिलियन भारत के चुनाव पर खर्च किए हैं, यहाँ के वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। तब डोनाल्ड ट्रंप ने यह सवाल पूछा कि अमेरिका को इससे क्या मतलब है कि भारत में कितने प्रतिशत वोटिंग हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको मैं और बताता हूँ। भारत में जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और बांग्लादेश में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनावों के लिए भी, बांग्लादेश में पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए भी $29 मिलियन खर्च किए थे। तो यहाँ पर कुछ लोग कहने लग गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की जगह इंडिया का नाम ले लिया। इसका खंडन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि अमेरिका ने $21 मिलियन इंडिया में और $29 मिलियन बांग्लादेश में खर्च किया है। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases, anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback, because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Nobody knows what they mean by political landscape. What does that mean? ये पूरा मैटर बहुत सीरियस है। इसकी बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की अखंडता, संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा का मामला है।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो भी हम तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।